आप सभी सुन रहे हैं बीती कहानी और आज की कहानी है पिशाचिनी एक श्राप। तो आइए सुनते हैं आज की कहानी पार्ट 5। अनिरुद्ध अपने ऑफिस में अपने काम में व्यस्त था। उसका पूरा ध्यान अपने काम में होता है। वो सभी को अपने नए प्रोजेक्ट के बारे में समझा रहा था। तभी उसके फोन पर किसी की कॉल आती है जिसे वो इग्नोर कर देता है। फिर उसी नंबर से कॉल आती है, लेकिन अनिरुद्ध इस बार भी फोन को देखकर उसे कट कर देता है। वो बार बार कॉल आने से परेशान होने लगता है, तो वो फ़ोन को स्विच ऑफ कर देता है और फिर से मीटिंग में व्यस्त हो जाता है। फिर वो अपनी मीटिंग ख़त्म कर अपने मूड को फ्रेश करने के लिए ऑफिस के बाहर चला जाता है। जब वो अपना फ़ोन देखता है तो उसे याद आता है कि उसने अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया था। उसके बाद अनिरुद्ध अपने फ़ोन को ऑन कर लेता है और जिस नंबर से उसे बार बार कॉल आ रही थी वो उस नंबर पर बैक कॉल करता है, पर उस नंबर पर कॉल नहीं लगती। वो 1-2 बार ट्राई करता है, लेकिन फिर उसे कुछ काम याद आ जाता है, तो वो अपनी गाड़ी लेकर निकल जाता है। अपने सभी काम निपटाने के बाद थक हार कर शाम को अनिरुद्ध अपने घर आता है। फ्रेश होने के बाद वो टीवी पर न्यूज़ देखने लगता है। तभी उसका फ़ोन बजने लगता है। वो जब अपना फ़ोन देखता है तो वो ये देखकर हैरान हो जाता है कि ये वही नंबर है जिस नंबर से बार बार कॉल आ रही थी। वो हैरत में पड़ जाता है कि आखिर उसे बार बार कौन फ़ोन कर रहा है। कुछ देर सोचने के बाद वो फ़ोन को उठा लेता है। हेलो हेलो, कौन? हेलो, मैं रितिका। अच्छा, तो तुम हो? ओके, बोलो क्या काम था? मैं संबलपुर आई हुई थी। मुझे यहाँ कुछ काम था, पर वो काम तो हुआ नहीं। मैंने सोचा कि तुम्हारी मदद ले लेती हूँ, पर तुम्हारा फ़ोन लगा नहीं। अब जाके तुम्हारा फ़ोन लगा है। क्या तुम यहाँ आ सकते हो? ये क्या कह रही हो? इस वक्त तुम हो कहाँ पर? मैं अभी बस स्टैंड पर ही हूँ और गांव जाने वाली बस निकल चुकी है और अभी कोई और बस भी नहीं है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं इस वक्त कहाँ जाऊँ। क्या तुम यहाँ आ सकते हो? ओके ओके, तुम वहीं पर रुको, मैं बस अभी आता हूँ। अनिरुद्ध जल्दी से अपनी गाड़ी निकालकर बस स्टैंड के लिए निकल पड़ता है। उसके मन में एक ही बात चल रही थी कि इस समय रितिका यहाँ कर क्या रही है। अगर उसकी मुझसे बात नहीं हुई या फिर मेरा फ़ोन नहीं लगा तो उसे वापस लौट जाना चाहिए था, लेकिन नहीं, अभी तक यहाँ कर क्या रही है। रात के 9 बज चुके थे। अनिरुद्ध को रितिका की चिंता होने लगी थी। अकेली लड़की अनजान शहर में, उसे इतनी देर तक नहीं रुकना चाहिए था। उसे साथ ही रितिका पर गुस्सा भी आ रहा था। अगर उसके साथ कुछ हो जाए तो उसके पिता पर क्या बीतेगी। यही विचार अनिरुद्ध को विचलित किए जा रहे थे। अनिरुद्ध के घर से बस स्टैंड का रास्ता 30 मिनट का ही था, पर ट्रैफिक ज़्यादा होने की वजह से उसे कुछ ज़्यादा ही समय लग रहा था। अनिरुद्ध बस स्टैंड पर पहुंचकर गाड़ी को पार्किंग में खड़ा करने के बाद बस स्टैंड में रितिका की तलाश करने लगता है। वो रितिका को लेकर काफ़ी चिंतित था। उसकी आंखें हर कहीं बस रितिका को ही खोज रही थी।
कुछ देर खोजने पर जब उसे रितिका कहीं दिखाई नहीं दी तो उसका मन विचलित होने लगा था। फिर अपनी जेब से फ़ोन निकालकर रितिका को फ़ोन करने लगता है। इससे पहले कि रितिका उसका फ़ोन उठाती, अनिरुद्ध को रितिका दिख जाती है। वो फ़ोन को कट कर वापस अपनी जेब में डाल लेता है। रितिका को देख अनिरुद्ध की जान में जान आ जाती है। अनिरुद्ध एक गहरी सांस लेता है। रितिका एक बेंच पर बैठी हुई थी। रितिका की आंखें उसे ही खोज रही थी। वो हर दिशा में इसी आस में देख रही थी कि अभी अनिरुद्ध आ जाएगा। अनिरुद्ध धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगता है और उसके पास जाकर उसका नाम पुकारता है, रितिका। रितिका जैसे ही ये सुनती है वो तुरंत मुड़कर देखती है और उसे जैसे ही अनिरुद्ध दिखाई देता है तो मानो उसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहता। उसकी आंखों में एक अलग सी चमक आ जाती है। आओ चलते हैं। रितिका बेंच से उठती है और अनिरुद्ध के साथ चल देती है। वो दोनों बस स्टैंड से कार लेकर निकल जाते हैं। अनिरुद्ध के मन में बहुत से सवाल उठ रहे थे तो वो अपने सवालों के जवाब रितिका से पूछने लगता है। तुम यहाँ कर क्या रही हो, वो भी इस समय? कहीं इसका लेना देना मेरी कहानी से तो नहीं है ना? अगर ऐसा है तो मैं कुछ नहीं बताने वाला, तुम जा सकती हो। हाँ भी और नहीं भी। तुम कहना क्या चाहती हो, साफ साफ कहो। ऐसा है कि मैं यहाँ तुम्हारी कहानी सुनने नहीं आई हूँ, मैं अपने ही काम से आई हूँ। अगर लगे हाथ तुम्हारी कहानी जानने को मिल जाए तो मज़ा ही आ जाए। ऐसा क्या? हाँ। फिर तो भूल ही जाओ, वो मैं बताने वाला हूँ नहीं। वो ये सब बातें कर ही रहे थे कि अनिरुद्ध का घर आ जाता है। अनिरुद्ध गाड़ी लगाकर घर का दरवाज़ा खोलता है। आओ अंदर चलते हैं। तुम यहाँ अकेले रहते हो? तुम्हारी फैमिली कहाँ है? मम्मी पापा पास ही के शहर आनंदपुर में रहते हैं। मुझे काम के कारण यहाँ पर रहना पड़ता है। और तुम्हारे दोस्त? मोहन इसी शहर में रहता है, लेकिन राहुल और हितेश आनंदपुर में ही रहते हैं। लेकिन अब हितेश यूएसए शिफ्ट हो गया है। अनिरुद्ध रितिका को घर के हॉल में रखे सोफे पर बैठने को कहता है। तुम यहाँ पर बैठो, मैं बस अभी आता हूँ। ठीक है। रितिका सोफे पर बैठकर इधर उधर देखने लगती है। अनिरुद्ध किचन में चला जाता है। वहाँ जाकर 2 कप कॉफ़ी बनाकर लाता है और कॉफ़ी को सोफे के सामने रखे टेबल पर रखते हुए दूसरे सोफे पर बैठ जाता है। अरे मैं तो पूछना ही भूल गया, तुम कॉफ़ी तो पीती हो ना? अब आप बना ही लाए हैं तो पीनी तो पड़ेगी ही। क्या तुम्हारे पिताजी जानते हैं कि तुम इस शहर में हो? हाँ, वो जानते हैं, उन्हें पता है। क्या तुम मुझे पूरी बात बताने का कष्ट करोगी कि तुम यहाँ पर कर क्या रही हो? नहीं तो मैं तुम्हारे पिता को फ़ोन करके अभी बता दूंगा कि तुम यहाँ पर हो। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें बताती हूँ। दरअसल तुम्हारे जाने के बाद पिताजी ने मुझे वापस लौट जाने को कहा। बहुत सोचने के बाद मैंने यहाँ आने का फ़ैसला किया। दरअसल यहाँ मेरी एक फ्रेंड रहती है जो कि किसी कंपनी में जॉब करती है। जब मेरी उससे बात हुई तो उसने मुझे यहाँ आने को कहा और कहा कि वो मेरी भी जॉब अपनी कंपनी में लगवा देगी। जब मैंने यहाँ आकर उसे फ़ोन किया तो उसका फ़ोन नहीं लगा। काफ़ी इंतज़ार करने के बाद जब मैं उसके बताए हुए पते पर पहुँची तो वहाँ ताला लगा हुआ था। आसपास के लोगों से पूछा तो उन्होंने कहा कि ये घर तो 1 महीने से ही बंद पड़ा है। और मेरी फ्रेंड के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि उसका कोई अता पता ही नहीं है। ये सब जानने के बाद मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। उसका फ़ोन ही नहीं लग रहा था और न ही उसका कुछ अता पता था, जबकि आज सुबह ही मेरी उससे बात हुई थी। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि सुबह तुम्हारी उससे बात हुई हो और यहाँ आने के बाद उसका कुछ अता पता ही ना हो? आखिर कहाँ जा सकती है तुम्हारी फ्रेंड? वही तो मुझे समझ नहीं आ रहा। अगर वो वहाँ नहीं रहती तो उसने मुझे वो एड्रेस क्यों दिया? जब मिलना ही नहीं था तो मुझे बुलाया ही क्यों?
उस वक्त मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, तो फिर मैंने अपने पिताजी को फ़ोन करना ठीक समझा। तब पिताजी ने मुझे तुम्हारा नंबर दिया और बताया कि तुम इसी शहर में रहते हो। लेकिन जब मैंने तुम्हें कॉल की तो तुमने मेरा फ़ोन ही नहीं उठाया। कुछ देर ट्राई करने के बाद तुम्हारा नंबर ही नहीं लगा। वक्त निकलता जा रहा था, शाम हो चुकी थी। तब तक मैंने सारी उम्मीदें छोड़ दी थी, तो मैंने वापस जाने का फैसला किया। लेकिन जब मैं बस स्टैंड पहुंची तो मुझे पता चला कि कालापुरा जाने वाली आखिरी बस निकल चुकी है। तो मैं थक हार कर वहीं बैठ गई। कुछ देर वैसे ही बैठे रहने के बाद मैंने फिर से तुम्हारा फ़ोन ट्राई करने के बारे में सोचा, और इस बार तुम्हारा फ़ोन लग गया। और जब मेरी तुमसे बात हुई तब कहीं जाकर मैंने राहत की सांस ली कि आखिर कोई तो अच्छी बात सुनने को मिली, नहीं तो सुबह से बुरा ही बुरा हो रहा था। चलो कोई बात नहीं, जो होना था वो तो हो गया। अब तुम आराम करो, मैं तुम्हारे पापा से बात कर लेता हूँ और उन्हें बता देता हूँ कि तुम ठीक हो। हेलो श्याम जी। जी। श्याम जी, मैंने ये बताने के लिए फ़ोन किया था कि रितिका ठीक है और मेरे साथ ही है। आप उसकी चिंता नहीं करें। समझ में नहीं आ रहा मैं आपका कैसे शुक्रिया अदा करूं। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? आपने जो हमारे लिए किया है उसके आगे तो ये कुछ भी नहीं है। अगर मेरे लिए कोई और सेवा हो तो बताइएगा, मुझे खुशी होगी। आपने इतना कर दिया है बहुत है, ये छोटा सा काम और है। हाँ हाँ बोलिए। रितिका उस शहर से अनजान है, वो वहाँ किसी को नहीं जानती। आप उसका ध्यान रखिएगा, वो थोड़ी नादान है, उसे अपने अच्छे बुरे का पता नहीं है। आप मेरे रहते चिंता मत कीजिए, मैं उसका ध्यान रखूँगा। इतना कहने के बाद अनिरुद्ध फ़ोन काट देता है। फिर अनिरुद्ध रितिका को गेस्ट रूम दिखाता है और उसे फ्रेश होने के बाद डिनर पर आने को कहता है। फिर वो खाना खाने के बाद सो जाते हैं। आगे इनकी कहानी क्या मोड़ लेगी जानने के लिए सुनते रहिए पिशाचिनी एक श्राप। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।